हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे एटिलेक्टेसिस के बारे में। दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी सीरीज़। तो शुरू करते हैं। एटिलेक्टेसिस का मतलब होता है कोलैप्स होना। तो लंग का कोलैप्स होना, लंग का जो वॉल्यूम है उसका लॉस होना। जो नॉर्मल हमें लंग वॉल्यूम था उसका लॉस हो गया। किसकी वजह से लॉस हो रहा है कि जो एयर स्पेसेस हैं उनकी एक्सपेंशन नहीं हो पा रही है। एयर स्पेसेस में ये जैसे एयर सैक्स हैं उनकी एक्सपेंशन नहीं हो पा रही है, इसीलिए जो लंग का वॉल्यूम है जिसमें एयर नॉर्मली आ जा रही थी उसका लॉस हो गया। अब ये किस वजह से होता है और ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। 3 मेन कॉजेज़ के अंडर आता है ये। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसके होने से क्या होगा, क्या प्रॉब्लम आएगी हमें। तो पहले एक लंग बनाते हैं। जैसे कि ये लंग बना, ये आई हमारी ट्रेकिया, 2 में डिवाइड, ब्रोंकस, आगे ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होएगी जैसे कि टर्मिनल, उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, उसके बाद डक्ट्स और एल्वियोलर सैक्स। बेसिकली ये हमने बना दिया। अब यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी आती है। पल्मोनरी आर्टरी की ऑक्सीजनेशन होती है और फिर उसके बाद जो है पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर चली जाती है। इतना हमें पता है। अब अगर यहाँ पे एयर स्पेसेस जो हैं, हमने बोला एयर स्पेसेस की अच्छे से एक्सपेंशन नहीं हो रही क्योंकि एयर नहीं आ पा रही। अब अगर अच्छे से यहाँ पे एयर नहीं आ पा रही है तो पल्मोनरी आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है उसकी ऑक्सीजनेशन नहीं हो पाएगी, है ना। तो पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि जो वेंटिलेशन और परफ्यूजन रेशियो है वो इम्बैलेंस हो जाएगी। वेंटिलेशन का मतलब है कि कितनी एयर आ रही जा रही है ना, कितना सही जो है एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे गैसेस का वो। और परफ्यूजन है ब्लड, कि कितना ब्लड जो है यहाँ से ट्रैवल कर रहा है। अब ब्लड जो है वो तो नॉर्मली ट्रैवल कर रहा है, परफ्यूजन तो नॉर्मल ही है, लेकिन वेंटिलेशन कम हो गई है ना। तो फिर उसका जो इम्बैलेंस है वो हो जाता है इस केस में, एटिलेक्टेसिस के केस में। उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड अब जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजनेशन तो लंग नहीं करनी थी ना, तो अब जो ब्लड जाएगा वो होगा ऑक्सीजनेशन में कम। तो इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर हाइपोक्सीमिया वाली कंडीशन आ जाएगी। सो यहाँ पे हमने एक ये लंग बनाया, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कर दी। इसका जो पहला रीज़न होता है दैट इज़ रीसॉर्प्शन होना। मतलब ये जो एटिलेक्टेसिस है उसका पहला कॉज है दैट इज़ रीसॉर्प्शन। रीसॉर्प्शन का मतलब है कि एयर जो है वो रीअब्जॉर्ब हो चुकी है। वो क्यों होती है, कैसे होती है? क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन होती है, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होती है एयरवे की। कंप्लीट, ये बात याद रखनी है। कंप्लीट मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी क्यों, क्योंकि कंप्लीट और इनकम्प्लीट में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो गई। अब जो एयर है वो यहाँ से ट्रैवल नहीं कर पाएगी, यहाँ से एयर जो है अंदर नहीं आ पाएगी। मान लो कोई फॉरेन बॉडी की वजह से हमने फॉरेन बॉडी जो है इनहेल कर ली है। ये जो फॉरेन बॉडी वाला जो केस है ये बहुत बच्चों में प्रेवलेंट है कि बच्चे कभी कभी कोई सीड्स जो हैं, कोई मूंगफली, ऐसा कुछ भी है वो इनहेल कर लेते हैं और यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है इसकी। तो मान लो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई। अब जो एयर आ रही है वो अंदर नहीं आ पाएगी, कोई एयर इनसाइड नहीं होगी। अब जब कितने टाइम के लिए यहाँ पे एयर नहीं आ रही, ये वाला जो एरिया है इसमें कोई एयर नहीं आ रही, तो यहाँ पे ऑलरेडी जो हवा थी, नॉर्मल जो एयर बची हुई थी यहाँ पे, वो एयर भी जो ब्लड है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, वो रीअब्जॉर्ब कर लेगा और दैट इज़ रीजॉर्प्शन हो जाएगी। और फिर ये वाला जो पार्ट है वो श्रिंक हो जाएगा। तो आपको ये जो यहाँ पे एल्वियोलर सैक दिख रहे हैं ये ऐसे नहीं दिखेंगे, यहाँ पे ऐसे ऐसे हो जाएंगे, ये श्रिंक हो जाएंगे। और ये है कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन का केस। और मैंने इतना क्यों ध्यान दिया कि कंप्लीट होना चाहिए तो ही एटिलेक्टेसिस है, इनकम्प्लीट हो तो एटिलेक्टेसिस नहीं है। क्यों? जैसे कि यहाँ पे 3 बना लिए हमने, है ना। चलो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि इनकम्प्लीट ये। अब इंस्पिरेशन के टाइम पे क्या होता है कि ये जो एरियाज़ हैं, जो यहाँ पे डक्ट्स हैं, वो क्या करती हैं, वो खुल जाती हैं। उनमें एक, जैसे जब हम इंस्पायर करते हैं डायफ्राम जो नीचे जाता है तो यहाँ पे जो लंग है वो एक्सपैंड करता है। लंग के एक्सपैंड करने की वजह से ये जो डक्ट्स हैं ये भी एक्सपैंड करेंगी। तो इसके एक्सपैंड होने की वजह से क्या होता है कि ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है यहाँ से एयर अंदर चली जाती है। लेकिन जब एक्सपायर करते हैं हम लोग, है ना, जब एक्सपायर करते हैं तो फिर लंग, ये जो है डायफ्राम है ये भी ऊपर आता है और लंग जो है वो भी कंप्रेस करता है। क्यों कंप्रेस करता है? ताकि जो एयर है वो बाहर जा सके, कंप्रेस करता है। तो ये जो डक्ट्स हैं ये भी कंप्रेस करती हैं। तो इसमें जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है वो कम्प्लीटली उसको ब्लॉक कर देती है। इंस्पिरेशन के टाइम पे हमने देखा कि एयर जो है आराम से अंदर जा रही है, लेकिन एक्सपिरेशन के टाइम पे ये जो ब्लॉकेज, वही वाली ब्लॉकेज जो यहाँ पे थी, वही वाली ब्लॉकेज ने वो वाली डक्ट को पूरी तरह ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया। अब एक्सपायरेशन के टाइम पे क्या होता है कि हवा जो है वो बाहर नहीं जा पाएगी।
तो अंदर तो आ रही है एयर, इंस्पायर तो हम कर रहे हैं, लेकिन एक्सपीरेशन नहीं हो पा रही है, एयर बाहर नहीं जा पा रही है। तो क्योंकि एक्सपायरेशन के टाइम पे पैसेज जो है वो नैरो बन गया है। तो यहाँ इस केस में क्या हो रहा है, ये जो एल्वियोलाई है इनकी ओवर डिस्टेंशन हो रही है। ये है केस एटिलेक्टेसिस का, जिसमें कंप्लीट ब्लॉकेज है कि अंदर ही नहीं आ पा रही, एयर अंदर ही नहीं आ पा रही, अंदर नहीं आएगी तो ये वाला जो एरिया है वो श्रंक हो जाएगा, निचुड़ जाएगा। लेकिन जो ये वाला एरिया है इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन या फिर पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन, इस केस में ओवर डिस्टेंशन हो जाएगी, मतलब खुल जाएंगे वो। सेकेंड जो कॉज आता है दैट इज कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या होता है कि कोई बाहर की जो चीज़ है वो लंग्स को कंप्रेस कर रही है, उसकी वजह से एटिलेक्टेसिस हो रहा है। एटिलेक्टेसिस का मतलब क्या था कि कोलैप्स होना। कोलैप्स किसी की वजह से भी हो सकता है, बाहर की चीज़ों की वजह से भी कोलैप्स हो सकता है। तो मान लो ये हमने लंग दोबारा बनाया। अब लंग जो है, लंग की जो कैविटी होती है, प्लूरल कैविटी है ना, जो कि पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा से बनी हुई है। तो मान लो ये प्लूरल कैविटी है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर प्लूरल फ्लूइड होता है, राइट। प्लूरल फ्लूइड जो नॉर्मल होता है वो 10 ml तक होता है, इतना की होता है। लेकिन अगर मान लो प्लूरल एफ्यूजन हो जाए, यहाँ पे बहुत सारा फ्लूइड आ जाए, ये किस वजह से हो सकता है प्लूरल एफ्यूजन, कि पल्मनरी एडिमा, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है, ये रीजंस की वजह से जो है यहाँ पे ब्लड या फिर फ्लूइड आ सकता है। तीसरी रीज़न यहाँ पे एयर भी आ सकती है। नॉर्मली यहाँ पे ये जो प्लूरल कैविटी है यहाँ पे एयर नहीं होती, लेकिन यहाँ पे एयर भी आ सकती है। तो एयर आ गई तो हम इसे क्या बोलेंगे, वो वाली कंडीशन को न्यूमोथोरैक्स। या फिर क्या हो सकता है, यहाँ पे कोई ट्यूमर हो जो कि इसको रोक रहा हो, या जो कि इसकी एक्सपेंशन को रोक रहा हो। तो थर्ड रीज़न कैन बी अ ट्यूमर। या फिर जो मिडिस्टाइनम है वहाँ पे कोई ट्यूमर है, कि कोई भी रीज़न हमने देखा, प्लूरल एफ्यूजन में फ्लूइड है, ब्लड है, एयर में न्यूमोथोरैक्स हो गया, मिडिस्टाइनम में कोई ट्यूमर है, इधर कोई ट्यूमर है। या फिर एक और रीज़न हो सकता है, यहाँ पे काफ़ी सारे कैंसर सेल्स आ गए हैं, यहाँ की जो एपिथेलियम है वो बहुत ग्रो कर गई है और यहाँ पे कैंसर सेल्स हैं, तो भी ये एक्सपैंड नहीं कर पा रहा सही से। और यहाँ पे क्या होता है कि जो डायाफ्राम है, जैसे कि कोई इंसान ऐसे लेटा हुआ है, तो यहाँ पे जो डायाफ्राम है वो ऊपर कैसे जा सकता है। अगर यहाँ पे मान लो यहाँ पे लंग्स हैं, तो ये लंग्स कंप्रेस, हम कंप्रेशन ही पढ़ रहे हैं, तो कंप्रेस कैसे हो सकते हैं, अगर नीचे से प्रेशर पड़े। हमने आसपास से तो प्रेशर पढ़ लिया कि प्लूरल कैविटी की में जो प्रेशर है वो पड़ने से वो कंप्रेस हो गए, या फिर मिडिस्टाइनम में वो प्रेशर पड़ने से हो गया, ये सब हो गया। नीचे से भी तो प्रेशर पड़ सकता है। नीचे से क्या प्रेशर पड़ सकता है कि जो डायाफ्राम है वो ऊपर है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं ना, वो सही से डीपली ब्रीथ नहीं कर पाते, उनका जो मूवमेंट है डायाफ्राम की वो ऊपर नहीं होती, वो डीपली ब्रीथ नहीं कर पाते, जो सारा दिन बेड रिडन रहते हैं। या फिर पोस्ट ऑपरेटिव, यहाँ पे कोई सर्जरी हुई है तो आप सही से नहीं ब्रीथ कर पा रहे, सही से मतलब डीपली ब्रीथ नहीं कर पा रहे, तो पोस्ट सर्जरी। या फिर तीसरा रीजन, ये वाला जो एब्डोमेन वाला रीजन है ये डिस्टेंट हो गया, यहाँ पे एसाइटिस हो गया, फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन एब्डोमेन, एब्डोमिनल कैविटी, पेरिटोनियम, वहाँ पे एसाइटिस हो गया है। तो इन सब केसेस की वजह से भी जो लंग है वो पूरा एक्सपैंड नहीं कर पाएगा, उनके ऊपर एक दबाव पड़ेगा, कंप्रेशन होगा, किसके थ्रू, डायाफ्राम के थ्रू। थर्ड जो केस आता है कॉन्ट्रैक्शन, ये जो लंग है वो खुद ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता। जैसे कि ये हमारे लंग के अंदर कोई सा एरिया है, ये वाला मान लो एरिया है, यहाँ पे हो गई है फाइब्रोसिस हो गई है। फाइब्रोसिस कब होती है, मान लो कोई क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हुई, स्कार्स बने, वो स्कार्स में फाइब्रोसिस थी, तो ये जो कंडीशन है दैट इज़ फाइब्रोसिस। अब ये प्लूरल फाइब्रोसिस भी हो सकती है कि ये वाले एरिया में, या फिर इंटरस्टिशियम में भी फाइब्रोसिस हो सकती है। कहीं में भी फाइब्रोसिस होए, हमारी जो लंग है उसकी मूवमेंट में प्रॉब्लम आएगी, उसकी कॉन्ट्रैक्शन में, खुद के कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम आएगी, तो लंग जो है एक्सपैंड बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। उसके बाद एक और चीज़ है, वैसे तो मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगी जिसमें हम ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव में डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेकिन हल्की सी एक बात बता देती हूँ FEV और FVC के बारे में। FEV1 होता है फोर्स्ड एक्सपीरेटरी वॉल्यूम एट फर्स्ट सेकेंड, तो फोर्सफुली हम लोगों ने एक्सपायर किया टोटल, दैट इज़ फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी की पूरी जितनी फोर्सफुली हम एयर निकाल सकते हैं बाहर, फर्स्ट सेकेंड में जो एयर बाहर निकलती है दैट इज़ FEV। इस केस में जहाँ पे फाइब्रोसिस वाला जो केस है, इस केस में क्या होता है कि जो FEV1 है, फर्स्ट सेकेंड में जो एयर बाहर निकलती है वो नॉर्मल ही निकल जाएगी, क्योंकि बाकी सारे जो एयर स्पेसिस हैं वो तो नॉर्मल है ना, यहाँ से तो निकल सकती है एयर बाहर। लेकिन जो FVC है, टोटल जो एयर है वो कम हो, क्यों कम है, ये जो फाइब्रोसिस वाला एरिया है यहाँ से एयर नहीं निकल पाएगी, तो FVC टोटल कम हो गया और FE1 जो है वो नॉर्मल है।
तो ये जो रेशियो है ये बिगड़ जाती है। सो या दिस वाज अबाउट एटिलेक्टेसिस, जो कि कोलैप्स होता है लंग का 3 रीजंस की वजह से हमने पढ़ा, कंप्रेशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिसॉर्प्शन। So if you have any query you can ask, and if you like the video please subscribe. Thank you.